नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। गुरु की ये महिमा खुद ही उनके महत्व और जीवन में उनके स्थान को दर्शाती है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का सबसे अहम और पवित्र हिस्सा रहा है। ये गुरु ही है जो हमें अध्यात्म से लेकर अलौकिक और पारलौकिक ज्ञान का अनुभव कराते हैं। बचपन से लेकर उम्र की आखिरी दहलीज तक ये गुरु होते हैं जो एक अनगढ़े बालक को सांचे में ढालकर उसे एक संपूर्ण इंसान बनाते हैं। दरअसल गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रू शब्द का मतलब होता है प्रकाश। यानी गुरु वो है जो अज्ञान को खत्म कर जीवन में प्रकाश फैलाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ ही क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी हो रही है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु यानी शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक माली के रूप में न केवल पौधे रूपी विद्यार्थियों को पोषित करता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर मनुष्य के रूप में पल्लवित कर, संस्कार रूपी पुष्प खिलाकर सद्गुणों की महक भी देता है। इसलिए जीवन के मूल्यों को समझने के लिए शिक्षक और शिक्षा के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हर साल 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन गुरुओं को समर्पित शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विशेष में हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के महत्व की, इसके इतिहास की, साथ ही साथ जानेंगे देश में शिक्षा के विकास की जर्नी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश भर में शिक्षक दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया। देश के तमाम स्कूलों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद किया और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षकों से संवाद के दौरान 21वीं सदी के हिसाब से शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस साल भी शिक्षक दिवस पर राष्ट्र ने अपने गुरुओं और शिक्षकों को याद किया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद किया और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि शिक्षक दिवस पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। वे हमारे युवाओं को मूल्यों और आदर्शों के साथ ज्ञान प्राप्त करने और सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि भारत की नव आकांक्षाएं आपके स्नेहिल शिक्षण और संरक्षण में ही आकार लेंगी। नए भारत के भावी नागरिकों की आशाओं आकांक्षाओं का मार्गदर्शन करें, उन्हें राष्ट्रीय दायित्व और सामाजिक संस्कारों से जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश भी साझा किया। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे, लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही
जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। शिक्षक कभी उम्र से बंधा नहीं होता है, शिक्षक कभी रिटायर्ड हो ही नहीं सकता है। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 40 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद किया। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन, राजनीतिविद और लेखक थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में शिक्षकों के प्रति आदर भाव हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन विवेक सम्मत ज्ञान ही मानव समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमारी प्राचीन परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। ज्ञान और कौशल तो बाद में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण की मजबूत नींव स्कूलों और विद्यालयों में भी डाली जाती है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाना। शिक्षक दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को दिल्ली के तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के स्कूलों के शिक्षकों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज 95% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज़ादी के बाद देश की साक्षरता दर 18% थी, जो अब बढ़कर 80% हो गई है। उन्होंने छात्रों को शिक्षा के साथ संविधान, देश की एकता, धर्मनिरपेक्षता, आज़ादी के आंदोलन और मानवाधिकार के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। One of the most important issues facing the school education today is the need to improve quality in education and learning. We need more teachers who can build in our children a commitment to the values of democracy, equality, freedom, justice, secularism. Secularism means Sarva Dharma Samabhavana. All religions are equal. Concern for others' well-being, because we always say share and care is the core of Indian philosophy. Respect for human dignity and human rights. The children should be made aware of our rich heritage and glorious history. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भी देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की कमी है। उन्होंने 21वीं सदी के हिसाब से शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत बताई। We need a system that responds effectively to the learning needs of all children, youth and adults and keep constantly innovating. We need teachers who have the required competence, confidence and commitment to make a difference to the educational landscape of our country. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शिक्षकों को छात्रों के लिए शिक्षा और क्लासरूम को आनंददायक बनाने की तरफ काम करना चाहिए। शिक्षकों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों को छात्रों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र शिक्षा के साथ देश की संस्कृति, मातृभाषा और प्रकृति के बारे में भी जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। यह सम्मान हमारे देश के उन विद्वान शिक्षकों की वजह से मिलता है जिन्होंने शिक्षा के प्रकाश को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में फैलाया। ऐसे ही शिक्षक थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन, जिनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को देश में ही नहीं दुनिया भर में सम्मान और प्यार मिला। आइए देखते हैं कैसा रहा डॉक्टर राधाकृष्ण का सफर। तमसो मा ज्योतिर्गमय
अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, बढ़ो। भारत के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदियों से यही संस्कार दे रहे हैं। ऐसे ही महान और विलक्षण शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती को देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आज के आंध्र प्रदेश के तिरुतनी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थीं। उन दिनों ये मद्रास प्रांत का हिस्सा था। तिरुतनी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। 1931 में वो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1949 में वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहले तो उन्होंने बहुत स्कूल में पढ़े थे, उसका बाद में वो एक से बढ़कर एक स्कूल जाते जाते कॉलेज पार किया, वो यूनिवर्सिटी पढ़ा। इतना टैलेंट है, मतलब वो फर्स्ट क्लास लेते हैं, मतलब सभी दिशों में ऑलराउंडर जैसा था। जैसे वो उसका मेन सब्जेक्ट है दर्शन। दर्शन में वो नैतिकता के ऊपर में भी वो ये करता है, जैसे परंपरा नैतिकता कैसे करता है, हाँ, उसका दर्शन में वो करता है। तो उसका मतलब समाज में सुधार जो संस्कार है, हाँ, वो अच्छा होना चाहिए। संस्कारी नहीं होने से कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं सकता। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब वो लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इस दौरान संसद में दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा का गठन हुआ। 10 साल वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। एक महान शिक्षाविद के तौर पर उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है, लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ ही छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन मानते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो उनका जीवन चरित्र था वो बहुत बड़ा था, जिसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। उनके जो आचार विचार थे, उनका जो चरित्र था वो बहुत महान था। जो उनमें था उन्होंने सामने रखा, हमारे पूरे देश को दिया। उनकी देन है। उनकी देन की वजह से ही उनका जो विचार था, उनकी जो प्रदान थी, उनका समाज के प्रति जो प्रेम था, बच्चों को कैसे क्या बनाना है, बच्चों के जरिए ही देश बनता है। बच्चा अगर अच्छा होगा, संस्कारी होगा, तो बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। तो वो जो निपज है वो तो उनकी है। एक बार उनके कुछ विद्यार्थी और दोस्तों ने उनके जन्मदिन मनाने की सोची। इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसके बाद साल 1965 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के कुछ छात्रों ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक सभा का आयोजन किया। इसी आयोजन में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उनकी जयंती को भारत और बांग्लादेश के अन्य महान शिक्षकों को श्रद्धांजलि देकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। साल 1967 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और ये सिलसिला आज भी जारी है। शिक्षक दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम जानते हैं कि जो हमारे देश के बारे में, जो हमारा देश का जो राष्ट्रपति था वही खुद एक शिक्षक था। तो उन्होंने सोचा कि
एक शिक्षक की महिमा क्या है, उसकी गरिमा क्या है, उसको हमारे देश के सामने अगर हम लाएंगे तो ही समाज में शिक्षक के प्रति जो आदर रहना चाहिए वो आदर का अस्तित्व रहेगा लॉन्ग पीरियड। ऐसा सोच के जो उनका जो सोच थी जो बढ़िया थी, तो ऐसी सोच को बढ़ावा देते हुए हमारी गवर्नमेंट ये शिक्षक दिन मनाते हैं। राधा कृष्णन के छात्र उनसे इतना प्यार करते थे कि एक बार वो राधा कृष्णन को फूलों से सजी गाड़ी पर बैठाकर खुद धकेलकर मैसूर यूनिवर्सिटी से रेलवे स्टेशन तक ले गए। राधा कृष्णन को 1938 में ब्रिटिश अकेडमी का फेलो चुना गया। 1954 में उनके योगदान के लिए देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार सम्मान भारत रत्न मिला। राधा कृष्णन को 1975 में टेम्पल्टन प्राइड से सम्मानित किया गया। राधा कृष्णन ने पुरस्कार में मिली पूरी राशि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान दे दी। राधा कृष्णन ने कई किताबें भी लिखी। धर्म, फिलॉसफी जैसे कई विषयों पर उनकी पकड़ उल्लेखनीय थी। राधा कृष्णन ने भारत की जनता के लिए शिक्षा के द्वार को खोलने का काम किया और आज भी देश टीचर्स डे के दिन उनके संदेशों को याद करता है और शिक्षकों के योगदान को नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया। आइए जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या बातें कही गई हैं। शिक्षा विकास की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में लीक से हटकर नए सुधारों को लागू करने की बात कही गई है। समिति ने 3 भाषा फॉर्मूले के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने इसे बदलते हुए गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किए जाने के सुझाव को हटा दिया। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट में 5 आधारभूत संरचना है। इसमें अभिगम, न्याय संगत और गुणवत्ता वहन करने लायक और जवाबदेही की बात कही गई है। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का भी प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफारिश की गई है। मौजूदा शिक्षा नीति के तहत ये केवल कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति ने 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी विस्तृत करने की सिफारिश की है। इस ड्राफ्ट में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने और सामाजिक भावनात्मक विकास को उम्र के आधार पर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला मूलभूत चरण है जो 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का है। इसके बाद का चरण है प्राथमिक चरण और इसकी उम्र 8 से 11 साल तक की है। अगला चरण 11 से 14 साल का है जिसे मध्य चरण कहा गया है और आखिरी चरण है माध्यमिक या उच्च चरण जो 14 से 18 साल के बीच का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी देन है क्योंकि लंबे समय के बाद ये पॉलिसी आ रही है और इसमें कई सारे इनोवेशंस रखे हैं। उसमें बहुत सब कुछ मिला के ये हमारी पॉलिसी बनाई गई है और ये पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि सबके लिए बढ़िया है, समाज के लिए, शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए और सबके लिए है। उसमें सभी चीज़ों को संकलित किया है कि उसमें उस शिक्षण नीति से बच्चों को क्या कुछ नया सीखना मिले, शिक्षक उससे कुछ क्या पाए, समाज उससे क्या पाए। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर कम से कम 5वीं तक और वैसे 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। प्री स्कूल और पहली क्लास में बच्चों को 3 भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए जिसमें वो उन्हें बोलना सीखें और इनकी स्क्रिप्ट पहचानें और पढ़ें।
तीसरी क्लास तक मातृभाषा में ही लिखें और उसके बाद 2 और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करें। अगर कोई विदेशी भाषा पढ़ना और लिखना चाहे तो ये इन 3 भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए। समिति ने अपनी इस सिफारिश में विद्यालयों के परिसरों को फिर से व्यवस्थित करने की बात कही है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री के भार को कम करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा एक सक्रिय शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, जो मूल क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास पर केंद्रित होगी, जिसमें 21वीं सदी का कौशल विकास भी शामिल है। समिति ने स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर को पढ़ने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 4 साल का बीएड का कोर्स करने की सलाह दी गई है। ये पॉलिसी ऐसा है, सहज सरल है और सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सबके लिए मतलब शिक्षा ग्रहण सुविधाजनक होगा और इसका पॉजिटिवनेस है, बहुत पॉजिटिव है। नया शिक्षा नीति बहुत पॉजिटिव है। सभी प्रकार के शैक्षणिक पहलों और कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाले प्रयासों के बीच तालमेल बैठाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना गठित करने की बात भी कही गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का समानता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, वयस्कों और आजीवन सीखने वालों की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की विसंगतियों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की सिफारिश भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं में क्षमताओं के आधार पर जरूरी बदलाव पर जोर दिया गया है, ताकि एक देश में एक सक्षम और मजबूत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त देश में केवल मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने लिखने की बुनियादी समझ रखते थे। उसके बाद कई दशकों तक साक्षरता दर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन 2001 में साक्षरता अभियान के जरिए इसमें बड़ा सुधार हुआ। लक्ष्य ये बनाया गया कि सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सरकार का ये कार्यक्रम आज भी जारी है। देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कई आयोगों का गठन हुआ, जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, यूजीसी, कोठारी आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की नवीन शिक्षा नीति। आइए चलते चलते नजर डालते हैं देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफर पर। नमस्कार। शिक्षा में सुधार का इतिहास देश में आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर आदमी तक शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए आजादी के बाद 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग और 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग आया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में NCERT की स्थापना हुई। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाया गया। इसके बाद 1968 में कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा अपनाई गई, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई। 1976 में केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी को समझते हुए 1976 में शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में शामिल करने के लिए संविधान में 42वां संशोधन किया गया। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसे 1992 में आचार्य राम मूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
कुछ बदलाव कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में, कुछ सुधार कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की मांग चलती रही और समय समय पर इसके लिए आंदोलन होते रहे। शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को मिले, इसके लिए शिक्षा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों तक की गई। सरकार के द्वारा 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी गई, जिसके बाद आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन की राह खुली। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थी। लेकिन इसके बाद अब शिक्षा का अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया है। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में ये कहा गया था कि एक विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार मिला कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। हालात में काफी सुधार हुआ है, लेकिन ये योजना लक्ष्य से अभी भी काफी पीछे है और सरकार तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 2015 तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य भी बनाया गया और इसके लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई और निविदा शिक्षकों की तरफ से लगातार स्थायी करने के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं। इसके अलावा 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थामने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से सक्षम बच्चियों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्य के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। हालांकि बदलते दौर में देश की शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा हुनर आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना भी नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएं हैं। शिक्षा में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण के लिए पिछली सरकार ने 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।